गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये कुछ हमारे चैनल्स की थोड़ी डिटेल्स है। हमारे चैनल्स को आप अगर आपको वीडियोस देखने हो तो आप हमारे चैनल इंसेप्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री BR मीना चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो एग्रीकल्चर में जितने भी मोस्ट वैल्यूबल लेक्चर्स है उनको आप देख सकते हो, जो आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बहुत वैल्यूबल होंगे। तो आज का जो लेक्चर हमारा है फोटोसिंथेसिस, तो उस पर डिस्कस करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो जैसे फोटोसिंथेसिस की बात आती है तो हमारे दिमाग में फर्स्ट थिंग्स कम इन आवर माइंड इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक कुछ नहीं है, एक सिंपल उसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो फोटोसिंथेसिस इट इज ए प्रोसेस यूजिंग बाय ए प्लांट एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म, मींस प्लांट एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया एंड एल्गी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इट मींस जो हमारे हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, वो एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में हो सकती है, बैक्टीरिया में हो सकती है, कुछ एल्गीज में हो सकती है, जो उसमें वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और रिएक्शंस की बात अगर हम करें तो रिएक्शंस क्या हो जाएगी, CO2 एंड H2O, इसके 6 मॉलिक्यूल्स मिलके कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो रही है। नाउ हम इसको ग्राफिक फॉर्म में देखते हैं। तो आप जैसे कि आपको दिख रहा है, ये कोई भी एक सिंपल एक प्लांट है। तो प्लांट्स के ऊपर यहाँ पे जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों प्लांट्स लेकर और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, शुगर या कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर अगर प्लांट्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में उसको अगर शुगर या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, इट मींस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगी। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शंस जो है हमने पहले डिस्कस कर लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज, आप देख सकते हो मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। हम इसकी प्रोसेस को दो भागों में बांट रहे हैं, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस हम पहले डिस्कस करते हैं। तो लाइट रिएक्शंस जो है, जो प्रकाश अभिक्रिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं, लाइट रिएक्शंस कहाँ होती है, वो क्लोरोफिल के यहाँ पे ग्रेनम कह सकते हैं हम, थाइलेकोइड्स उसे कह सकते हैं, इस पार्ट्स के अंदर वो रिएक्शंस होती है। अब थाइलेकोइड क्या है, देखो छोटी छोटी यहाँ पे स्ट्रिप जैसी एक स्ट्रिपिंग दिख रही है, इस स्ट्रिप को हम थाइलेकोइड्स बोलते हैं। और जब 2 या 3 स्ट्रिप होगी, 2 या 3 हम बात करें तो उसे हम बोलेंगे थाइलेकोइड्स। और जब इस पूरी स्टेकिंग को हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। और जो बीच में जो लिक्विड जो दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट में, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। तो लाइट रिएक्शन जो हो रही है वो कहां हो रही है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन और ग्रेना। नेक्स्ट वन इज लाइट रिएक्शंस की बात चल रही है। रॉ मटेरियल फॉर दिस रिएक्शंस आर पिगमेंट्स, क्योंकि इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए लाइट रिएक्शंस के लिए वो कौन से हैं, पिगमेंट्स चाहिए, जो कि क्लोरोफिल हो सकता है और दूसरे प्लास्टिड्स हो सकते हैं, और वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। अब इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं डिटेल में। तो ये बेसिकली 3 प्रोसेस इसके अंदर होती है। जो हम लाइट रिएक्शंस की जो बात कर रहे हैं उसमें बेसिकली 3 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इवोल्यूशन एंड थर्ड वन इज फोटो फास्फोराइलेशन। तो हम जो फर्स्ट 2 प्रोसेस है उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इट मींस जैसे हमारा सन है, सन से लाइट आएगी, लाइट आने के बाद जैसे क्लोरोफिल के जो फोटोसिस्टम सेकेंड्स पे लाइट जैसे ही गिरेगी तो वहां से वो एक एक्साइटेडमेंट स्टेट में चला जाएगा। और जैसे एक्साइटेड स्टेट में गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जैसे आपको इमेज में साफ साफ दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है और यही इलेक्ट्रॉन वाटर को तोड़ने का काम कर रहा है, वाटर का फोटोलाइसिस करने का काम कर रहा है। और जैसे ही वाटर का फोटोलाइसिस होगा तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। जब ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो वापस एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन
एडिशनल एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो वापस उस फोटो सिस्टम के पास चले जाता है। फर्स्ट स्टेप में जो हम डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर इसको फोटोलाइसिस में काम कर रहा था, और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है वो वापस जाकर उसी के पास चले जा रहा है। इट मींस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ जा रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जब फोटोलाइसिस होता है वाटर का, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट है, एक मैंगनीज और क्लोरीन, दो इंपॉर्टेंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो कि वाटर के फोटोलाइसिस में अपना रोल बखूबी निभाते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन इवोल्यूशन की। तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो चुका है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद, और अब एक क्वेश्चन ये भी हमारे दिमाग में आता है, जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है। कुछ वीडियोस या कुछ बुक्स में हमने देखा है कि CO2, पहले हम सोचते थे कि वो जो ऑक्सीजन आ रही है वो CO2 से आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से आती है, और वाटर के टू मॉलिक्यूल्स मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नाउ थर्ड प्रोसेस जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन एक्चुअली है क्या, सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इट मींस ATP का फॉर्मेशन होना किससे, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट जब मिलते हैं तो ATP का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन टू टाइप्स का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक मींस यहाँ पे देखो PS फर्स्ट सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इसके अंदर काम करता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम फर्स्ट से रिलीज होता है वो वापस रिटर्न होके इसी के पास आ जाता है, इसलिए इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। अब वो डिफरेंट मीडिएटर्स के पास जाते हुए वापस आता है। तो मीडिएटर्स या कैरियर्स जिसे हम कह सकते हैं कौन कौन से हैं, वो है आयरन सल्फर प्रोटीन है, फेरेडॉक्सिन है, प्लास्टोक्विनोन है, एंड साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है, और प्लास्टोसाइनिन या PC है। दूसरी जो प्रोसेस जो हम बात करें नॉन साइक्लिक की, इसे हम जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बोलते हैं। और इस जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स के इसके अंदर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो फर्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वापस इसके पास नहीं आता है रिटर्न बैक होके, इसलिए हम इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। नाउ इसको ग्राफिक फॉर्म में देख सकते हैं आप, जैसा कि आपको दिख रहा है साइक्लिक फास्फोराइलेशन और ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक के अंदर आप देखिए यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ तो डिफरेंट मीडिएटर से होते हुए वापस किसके पास आ रहा है, वापस उसी के पास आ जा रहा है। अब डिफरेंट मीडिएटर हमने डिस्कस कर लिए, तो देखो फेरेडॉक्सिन और प्लास्टोक्विनोन के बीच में ही ATP का फॉर्मेशन होता है, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलकर। तो ये ATP यहाँ बन रहा है, एक ATP साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के यहाँ बन रहा है, तो इसमें ATP का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है और वापस रिटर्न बैक होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, इसलिए साइक्लिक बोलते हैं। नॉन साइक्लिक में आप देख सकते हो एक जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है वो वापस वहां रिटर्न बैक होकर नहीं आता है, इसलिए हम नॉन साइक्लिक बोल रहे हैं। और अल्टीमेटली जाता कहाँ है, वो लास्ट में NADP से NADPH2 कन्वर्ट होता है, तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन काम में आ जाता है। नाउ थर्ड प्रोसेस की हम बात करें, नेक्स्ट लाइट रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डार्क रिएक्शन की हम बात करें तो डार्क रिएक्शन में आप देख सकते हो डार्क रिएक्शन, इसके नाम को आप अगर इंडिकेट कर रहे हो डार्क रिएक्शन, इट मींस अंधेरा, या एक हम कह सकते हैं रात। तो ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन सिर्फ रात में या अंधेरे में होती है। इस जो रिएक्शन जो है इसके ऊपर लाइट का कोई इंपैक्ट नहीं है, लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन दिन में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है, इसके ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ना कि इसका कोई रीजन ऐसा नहीं है कि ये रात में होती है इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको एक CO2 रिडक्शन प्रोसेस ही बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये इसके अंदर ये किस पे डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होगा तो इस जो डार्क रिएक्शन है उसमें भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। और जो लाइट रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे थे ATP और NADPH2, उन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंड करती है कि ये रिएक्शन कितनी होनी है, क्योंकि इसमें CO2 रिडक्शन होना है। अब रिडक्शन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहां से मिल रही है, ATP से वो एनर्जी मिल रही है। दूसरी चीज है CO2 का रिडक्शन करना जरूरी है, तो CO2 का रिडक्शन कौन कर रहा है, NADPH2।
उस CO2 का रिडक्शन कर रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये प्रोसेस होती कहाँ है। तो हमने पहले भी देखो डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा एक पार्ट होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, वहां पे ये रिएक्शंस होती है और इसी रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि C3, C4 एंड केम प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे। कभी कभार JRF, SRF और दूसरे कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वैसे देखा जाए तो एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रेना कह सकते हैं, स्ट्रोमा कह सकते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं, बट कभी ये तीनों ऑप्शन ना होकर मेसोफिल सेल्स दे देते हैं। तो ये मेसोफिल सेल्स, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो वहां की जो एक्टिव सेल्स होती है, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वही फोटोसिंथेसिस होता है। तो हमें कभी अगर मेसोफिल सेल्स हमारे पास ऑप्शन में हो और ये तीनों ऑप्शन नहीं हो तो हमें मेसोफिल सेल्स राइट करना है। नेक्स्ट है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन में प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है प्लास्टोक्विनोन और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है NADP। और ऐसे ही हम बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तो उसमें प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है फेराडॉक्सिन और लास्ट की बात करें तो वो है प्लास्टोसाइनिन। तो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। आई थिंक ये लेक्चर आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा। फिर भी यहाँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल, सो प्लीज इफ यू एनी क्वेरी देन यू कैन टेक्स्ट मी और आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। तो आपको अगर जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करिए और नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा वो हम आपके पास डिस्कस करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी वो वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।